Hello everybody, welcome in my channel Teach Well Meditating Success। आप सभी का मेरे चैनल Teach Well Meditating Success में स्वागत है। इस चैनल में हम वो हर व्यक्ति जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, पर्टिकुलरली टीचर्स की डे टू डे लाइफ में आने वाली चैलेंजेस, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड those situations which could be solved academically, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। In this channel and in this video series of effect, cause and remedy, इसमें हम उन सारे समस्याओं के बारे में बात करेंगे। In this we will talk about all those kind of difficulties that a teacher or an education sector professional faces in its job place or during the performance of the job। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं ये चैनल मैंने नया शुरू किया है और मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपको और बेहतर वीडियोस बनाकर दे सकूं, आपके डे टू डे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को सॉल्व कर सकूं और इस तरीके से आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो इन विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन हायरार्की। जी हाँ, आज मैं एक अनुशासन के श्रेणीबद्ध व्यवस्था के बारे में बात करूंगा कि ये कैसे अगर सही तरीके से फंक्शन ना करे तो टीचर के लिए एक बड़ी समस्या लेकर आता है। सो द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इज अबाउट व्हेन स्टूडेंट्स डोंट ओबे यू बट टू द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल। तो क्या करें अगर आप टीचर होने के नाते स्टूडेंट्स क्लासरूम में आपको ओबे ना करें, आपकी बातों को ज़्यादा नहीं माने, शांत ना बैठें, आपकी टीचिंग्स को बहुत ध्यान से ना सुने, लेकिन जब आप उन्हें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड मास्टर, कोऑर्डिनेटर या कोई भी जो आपसे हायर अथॉरिटी के पर्सनालिटी होते हैं, पोस्ट के पर्सन होते हैं, उनका जब रेफरेंस देते हैं कि आप उनको बुला देंगे या उनको आपकी कंप्लेन कर देंगे, स्टूडेंट्स की कंप्लेन कर देंगे, तब वो आपकी बात मानने लगते हैं। कभी कभी ऐसे सिचुएशन में टीचर्स को डिसरेस्पेक्टेड या इंसल्टेड फील होता है। ऐसा लगता है मानो कि बच्चे उनका रेस्पेक्ट करते ही नहीं जबकि वे टीचर्स हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी का सिचुएशन क्रिएट करता है जो टीचर के लिए इमोशनल ट्रॉमा बना सकता है या फिर टीचर को एक इम्बैलेंस्ड इमोशनल टर्ब्यूलेंस में फंसा सकता है और जिससे उनके पढ़ाने की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू, डिसिप्लिन के उस पॉइंट को ग्रेडियंट अथॉरिटी भी कहा जाता है। दोनों एक ही वर्ड है। जो आपने डिसिप्लिन हायरार्की देखा या ग्रेडियंट अथॉरिटी देखा। सो क्या है इफेक्ट, असर या जो चीज सिचुएशन क्रिएट हुआ वो क्या है? हाउ टू फेस, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन इन विच एज अ टीचर you see that in your classroom the students usually don't obey your instructions, but they start doing so when you mention the principal and the vice principal to forward their names। कि क्या करें और उस सिचुएशन में कैसे अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या सोचें, क्या समझें और वैसे सिचुएशन का कैसे सामना करें जिसमें आपको लग रहा हो कि बच्चे आपका डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी बात मान ही नहीं रहे हैं। और जब आप उनको प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी, कोऑर्डिनेटर या कोई भी अपने से सीनियर पोस्ट के पर्सन का रेफरेंस देते हैं कि आप उनसे बच्चों की शिकायत कर देंगे,
तो वे बच्चे आपकी बात मानने लगते हैं, क्लासरूम में बिहेव करने लगते हैं और शांत बैठते हैं। एटलीस्ट दे एक्ट दैट दे आर लिसनिंग योर टीचिंग्स वेरी केयरफुली। कम से कम वो इतना बहाना करते हैं चुप बैठकर कि वो आपकी बातें सुन रहे हैं। सो लेट अस सी व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ द सिचुएशन। ऐसे परिस्थिति के मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं, उस चीज को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि इनमें जो मैंने बताया है बातें, वो मेरे एक्सपीरियंस और कुछ बेसिक बुक्स जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने रिसर्च किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आई डू नॉट क्लेम फॉर एनी ऑथेंटिसिटी और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दिस solutions or the things that I am delivering here, and these are also not meant to hurt anybody's sentiments or to harm any particular personality or ideology that the human society usually goes through. तो मैं आपको हिंदी में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनमें जो बातें मैं बता रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मैंने चीज़ों को पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं इनमें जो बातें बताई जा रही हैं उसके एकेडमिक ऑथेंटिसिटी और उसकी प्रूफ का दावा नहीं करता हूँ, और मैं ये भी मेरा इरादा नहीं है कि किसी के फीलिंग्स को चोट पहुँचे या किसी को दुख लगे या किसी की भावनाएं आहत हों, जो कि मेरा सरासर इरादा नहीं है। लेकिन ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, इसलिए ये सारी चीज़ों को करना ज़रूरी है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट मे हैपन इज़ फेवरेटिज्म। सबसे पहला चीज़ कारण जो हो सकता है कि बच्चे क्लास में आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उसके पीछे कि फेवरेटिज्म। ये हो सकता है कि क्लासरूम में जो बच्चे ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं या जो शैतानी कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स हु आर यूजुअली doing mischief activities, who are creating noise, they may not be favoring to you or you may not be the favorite teacher for them, कि आप उनके पसंदीदा टीचर ना हो। ये भी हो सकता है जिसके नाम से जानबूझ के वो आपको परेशान करने के लिए हल्ला कर रहे हों या आपको डिसोबे कर रहे हों। पर्सनालिटी मिसमैच। कभी कभी क्या होता है कि टीचर क्लासरूम में जब पढ़ाते रहते हैं या क्लासरूम में इंटर करते हैं तो उनका माइंडसेट, उनकी पर्सनालिटी बच्चों की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अंतर लगता है। डिफरेंस तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टीचर बच्चों को लगे कि टीचर तो मंगल ग्रह से आए हैं, या टीचर्स को लगे कि बच्चे तो शुक्र ग्रह से आए हैं। नहीं, क्योंकि बच्चे भी सोसाइटी के हिस्से हैं। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। यू हैव टू शो देम दैट यस यू ऑल्सो बिलोंग टू द सेम सोसाइटी एंड यू नो थिंग्स हाउ वर्क। तो टीचर होने के नाते एक पर्सनालिटी मिसमैच ये हो सकता है कि उनको लगे कि जिस दुनिया से बच्चे आते हैं, जिस माहौल, जिस सोशल और कल्चरल लाइफस्टाइल से वो आते हैं, वहाँ से आप ज़्यादा बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए वो आपका मजाक उड़ाना चाहें, आपको इग्नोर करने की कोशिश करें। दिस में ऑल्सो बी अ सिचुएशन। इनएफिशिएंट वॉइस एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि आपकी आवाज़ पर्याप्त ना हो कि लास्ट बेंच के लास्ट बच्चे को भी बहुत अच्छे से क्लियरली सुनाई दे। अगर क्लियरली नहीं सुनाई देता है तो बच्चे आपस में बोर होकर या तो बात करने लगते हैं, या अगर आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती जिससे कि उनकी खुशफुसाहट दब सके, या उनको आपस में बात करने के लिए थोड़ी ज़्यादा आवाज़ में बात करनी पड़े जिससे वो पकड़े जाएं, तो भी हल्ला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनइफेक्टिव लैंग्वेज ये हो सकता है कि आप बच्चों से जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हों, जिन वर्ड्स का सिलेक्शन आप कर रहे हों, जिन वोकैबुलरी वर्ड्स का यूज़ कर रहे हों, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद ना आ रहे हों, या बच्चों को वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो।
बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि ये टीचर तो बस अपने में आते हैं और अपने में ही कुछ भी कहकर चले जाते हैं। इनइफेक्टिव लैंग्वेज का एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि आप यूनिडायरेक्शनल स्टडी करें, टीचिंग करें, कि आप सिर्फ एक तरफ से पढ़ाए जा रहे हैं, जो कुछ भी आपको आता है, जो कुछ भी आपने तैयार किया है उसको बच्चों को बता दिया, बच्चे चुपचाप बैठे हैं, आप उनसे इंटरेक्शन कर ही नहीं रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहे हैं, उनसे आप बात कर ही नहीं रहे हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चे भी नेग्लेक्टेड फील करते हैं और उनको एक माइंड में सस्पिशन और फियर, शक और डर आने लगता है कि पता नहीं ये टीचर हमें पसंद करते हैं या नहीं, या ये टीचर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बर्डनसम स्कूल इन्वायरमेंट ऐसा हो सकता है जो बहुत बोझिल हो, बच्चों के लिए वॉशरूम फैसिलिटी अच्छे ना हो, क्लासरूम सफिशिएंट ना हो, या फिर स्कूल का सराउंडिंग बहुत नॉइजी हो, या फिर क्लासरूम में बहुत अच्छे विंडोज़ ना हो, या फ़ैन की फैसिलिटी ठीक ना हो, या लाइट्स ठीक ना हो, जिसके कारण हमें समझ में ना आए, लेकिन बच्चे डायरेक्टली इनडायरेक्टली चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनमें आपस में उन चीज़ों को बच्चे सही तरीके से एक्सप्रेस जब नहीं कर पाते तो उसको वो उसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं जैसा उनको आता है। सो दिस में बी अ सिचुएशन। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, कि बच्चे अक्सर हल्ला इसलिए भी करते हैं क्योंकि मैनेजमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, HOD, HM, वाइस प्रिंसिपल, इन लोगों से टीचर को पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिलता और बच्चों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये टीचर उनका कुछ नहीं कर सकते, या ये टीचर के हाथ में कुछ नहीं है सिर्फ पढ़ाने के अलावा, कि हाँ इनकी बातों को नहीं मानने का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हो सकता है कि टीचर को पर्याप्त एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ना मिले। इनकंसिस्टेंट एंड डेलीगेटेड डिसिप्लिन, ये भी लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का ही एक हिस्सा है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं स्कूल में वो सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा होगा। किसी के लिए कुछ रूल्स लग रहे होंगे, किसी के लिए कुछ रूल्स लग रहे होंगे। टीचर्स की पंक्चुअलिटी, हैबिट और ड्रेसिंग सेंस पर सही तरीके से रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं हो रहा होगा, जिसके कारण से बच्चे उनको अपने तरीके से जज करते होंगे, जैसा वे बाहर में सोसाइटी में लोगों को देखते हैं वैसा ही जज करते होंगे। डेलीगेटेड डिसिप्लिन का ये मतलब होता है कि टीचर के हाथ में रियल में बहुत ज़्यादा कमांड, डिसिप्लिन और अथॉरिटी हो ही ना बच्चों से रिलेटेड। वो एकेडमिकली भी पनिशमेंट ना दे सके, या फिर वो बच्चों को रियल में कुछ कह ही ना सके। उनको डायरेक्ट ये इंस्ट्रक्शन मिला हो कि बच्चे कुछ भी बदमाशी करेंगे तो उनको प्रिंसिपल ऑफिस भेजिए, वाइस प्रिंसिपल ऑफिस भेजिए, या उनको आप हायर अथॉरिटी के पास भेजिए, आप बिल्कुल कुछ नहीं कीजिए। ये भी हो सकता है। तो बच्चों को ये धीरे से समझ में आ जाता है कि अगर ऐसा होता है तो वो टीचर्स को क्लासरूम में इग्नोर करने लगते हैं। इनएक्सपीरियंस CMS, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, कभी कभी ऐसा होता है जब फ्रेशर्स होते हैं, टीचर्स नए आए रहते हैं या फिर कम एक्सपीरियंस होता है, तो उनको क्लासरूम मैनेज करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन कभी कभी टीचर्स बहुत पुराने भी हो जाते हैं तो भी उनको क्लासरूम मैनेज करना नहीं आता है। क्लासरूम का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, किसके साथ कौन बैठना चाहिए, बुक कॉपीज किस तरीके से होने चाहिए, बोर्ड कैसा होना चाहिए, टीचर्स को कैसे बैठना है या नहीं बैठना है, क्लासरूम की स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, टीचिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए, और क्लासरूम का इन्वायरमेंट किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। ये सारी बातें, जैसे वीक स्टूडेंट को ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ बिठाना, नॉइजी और टॉकटिव स्टूडेंट्स को फ्रंट में बिठाना, ऐसे बहुत सारे मेजर्स होते हैं। अगर वो चीज़ों के बारे में आइडिया ना हो तो भी बच्चे हल्ला करते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस एंड बाउंड्री टेस्टिंग बाय स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लगातार वही नॉइस क्रिएट करते हैं, वही डिसोबीडियंस क्रिएट करते हैं, और उनसे इन्फ्लुएंस होकर नए बच्चे भी हो हल्ला करने लगते हैं।
मतलब गिने चुने बच्चे जो होते हैं क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो उनके कारण भी ऐसा लगता है, ऐसा लग सकता है टीचर को। पेरेंटल परसेप्शन एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं वो टीचर के बारे में, स्कूल के बारे में बच्चों को बहुत पॉजिटिव और बहुत मोटिवेटेड बातें ना बताए हों, कि ये ऐसी बातें कहते हों कि नहीं ये टीचर ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, या ये कास्ट के या ये रिलीजन के या फिर लोकल टीचर ज़्यादा अच्छे नहीं होते, या और कोई भी बातें जो बच्चों को पेरेंट्स ने बताया हो और बच्चों को उसके कारण ये लगता हो कि नहीं ये टीचर को तो हमारे पेरेंट्स भी पसंद नहीं करते, तो हम क्यों बात माने। मीन्स बच्चों के माइंड में मिस परसेप्शन, एक गलत धारणा पेरेंट्स ने बना दिया हो, जिसके कारण भी टीचर्स की बात बच्चे कभी कभी नहीं सुनते हैं। अच्छा, ध्यान रखिए कि ये बातें अक्सर बड़े बच्चों में आती हैं, मोस्टली स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 3, 4, 5 एंड above अप टू कॉलेज ऑल्सो। प्री प्राइमरी के और क्लास 1, 2 के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि उनके लिए लाइफस्टाइल, साइकोलॉजी और कॉन्सेप्ट बहुत अलग ही वर्क करता है। हम उसके बारे में भी कभी ज़रूर बात करेंगे। अभी तक कि मैंने जो 10 बातें बताया, इनमें से अगर कोई भी और दूसरा पॉइंट आपको नया लगता हो इनके अलावा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी इंक्लूड कर सकें। सो दिस आर द कॉजेज दैट usually make the teacher feel disrespected or less important in front of the students in a class. Now let us see what could be their solutions. उनके रेमेडी क्या हो सकता है, कैसे हल किया जा सकता है। So teachers, सबसे पहले तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या बात? The first thing first is the process of socialization. बच्चे के सामाजिकीकरण का जो प्रोसेस होता है कि आप जिस सोसाइटी से आते हैं बच्चा भी उसी सोसाइटी से आता है, और डिसिप्लिन की हायरार्की कैसे काम करती है या अथॉरिटी की ग्रेडिंग कैसे काम करती है, कि टीचर के ऊपर कौन होते हैं, टीचर के ऊपर HM होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, हेडमास्टर के ऊपर वाइस प्रिंसिपल, HODs होते हैं, फिर प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। ये जो हायरार्की होता है अथॉरिटी और पावर का, इसको बच्चे भी समझते हैं, इसलिए उनको पता होता है कि टीचर से ने अगर किसी बात को मना कर दिया तो हम उसकी अपील कर सकते हैं ऊपर। तो समाज से वे बच्चे इन चीज़ों को सीख रहे हैं, और सोसाइटी ने उनको ये भी सिखाया है कि किनको कितना रेस्पेक्ट देना है और किनको कितना ओबे करना है। सो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट, डिस्टर्ब्ड और इमोशनली चैलेंजिंग नहीं होना है। आपको खुद में सबसे पहले कंपोज्ड, इजी एंड सब्लाइम होना है। ये समझ जाइए, ये बिल्कुल साइकोलॉजी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और ये बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि ये उनके सीखने का, सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है। कि वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के कंपैरिजन में बच्चे आपको कम रिस्पेक्ट देते हैं, अक्सर ऐसा नहीं होता है। बच्चे बस उस चीज़ को सही तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं जाने रहते। सेकेंड पॉइंट हो सकता है रेपो बिल्डिंग। रेपो एक, स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, रेपो एक अच्छा वर्ड है। रेपो मतलब होता है एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना, कि आप बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना रहे हैं, उनके इमोशनल और साइकोलॉजिकल लैंग्वेज और एटीट्यूड का जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, उसको आप आसानी से मैच करा पा रहे हैं, क्योंकि आपको इस बात की ट्रेनिंग मिली है, आपने D.Ed B.Ed किया है, और आपको इस बात का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इसीलिए टीचर हैं। दैट्स वाई यू आर अ प्रोफेशनल, दैट्स वाई यू आर अ टीचर एंड यू आर अ मैच्योर बीइंग। आप बड़े इंसान इसीलिए हैं, और वो बच्चे इसीलिए हैं कि आप उनके इमोशंस को, आइडियाज़ को, एंड वेयर देयर थॉट्स एंड लैंग्वेज आर डायरेक्टिंग टू को प्रेडिक्ट कर सकें, कि उनका सोच विचार किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कम से कम क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंदर उसको आप प्रेडिक्ट कर सकें। तो एक बहुत अच्छी रेपो बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है,
बच्चों के साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चों के सिचुएशन और डिमांड्स और वर्ड्स की आप रेस्पेक्ट करें, उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो आपको पूरी बात बता सकें, उनकी पूरी बात सुने। और साथ ही साथ आप बच्चों के साथ मिल के एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बनाइए, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट बनाइए और उनको अपनी बातें समझाइए, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि आप उनका रेस्पेक्ट करेंगे, वे आपका रेस्पेक्ट करेंगे, आप अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे और वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। देयर मे बी ए नंबर ऑफ वेज फॉर डूइंग दैट, बट डूइंग इट इज अ नेसेसरी वे। इफेक्टिव लाउडनेस, आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि फ्रंट बेंच वाले को तो बहुत अच्छे से सुनाई दे ही, लेकिन लास्ट बेंच वाले भी खुसफुसाहट ना कर सकें। यू शुड हैव अ वॉइस सफिशिएंट इनफ दैट कुड reduce or eliminate any kind of murmuring or ear chatting of the backbenchers. So it's an important thing. Engaging language, आपके वर्ड्स सेलेक्शन, उनके प्रोनाउंसिएशन, उसका टेम्पो, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपको देखना पसंद करें। एक बहुत अच्छा थॉट है जो मैंने सीखा है, टीचिंग इज 80% एक्टिंग एंड 20% कंटेंट डिलीवरी। कि टीचिंग करना खास करके छोटे बच्चों में या स्कूल टाइम में 80% ये होता है कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं, कितना बेहतर बॉडी लैंग्वेज से आप परफॉर्म कर सकते हैं। वर्ड्स एक्सप्रेशन के थ्रू आप बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सकते हैं। और अगर वो नहीं कर पा रहे तो कितनों भी इंटेलिजेंट आप रहें, कितनों भी बेहतरीन कंटेंट आए, बच्चे आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, और वो नहीं सुनेंगे तो वे आपस में हल्ला करेंगे। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। कन्विंसिंग रीजनिंग, आपके पास सॉलिड तर्क होना चाहिए। बच्चों की बात का जो वे डिमांड करें या जो वो बातें करें उसको कन्विंस कर पाने का या उसको काउंटर कर पाने का सही सटीक आंसर होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों के इन्वायरमेंट को समझें। बच्चे मोबाइल में क्या खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, क्या गेम खेल रहे हैं, या क्या तरीके से उनकी दुनिया क्या है, उसकी आपको अच्छी खबर होनी चाहिए, ताकि क्लासरूम में अगर बच्चे ऐसी कोई बात करें तो आप उनकी दुनिया का रेफरेंस लेकर उनको समझा सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे आपको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं और वो मानते हैं कि हाँ, आपको भी उन चीज़ों की समझ है। एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्ट लिसनिंग टू यू एंड दे स्टार्ट ओबेइंग एंड रेस्पेक्टिंग यू। इम्प्रेसिव नॉलेज, आपका सब्जेक्ट कमांड तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए, बिकॉज उसी के ही कारण आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप बच्चों के सामने सही तरीके से प्रेजेंट हो पाएंगे। टारगेटिंग स्टार्टर्स, जो बच्चे अक्सर हल्ला करते हैं वो गिने चुने ही होते हैं। वो कोई एक फ्रंट में बैठे हैं, कोई एक मिडिल में बैठे हैं, कोई एक बैक में बैठे हैं, और अगर आप उनसे क्लासरूम में लगातार खुद ही बात करते रहें या उनको सामने बिठाकर, आइसोलेट बिठाकर, या ब्रिलियंट ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ बिठाकर, या थोड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी के स्टूडेंट्स के साथ बिठा दें तो वे शांत हो जाते हैं, या उनके अक्सर दुश्मन या जिनसे वे बात नहीं करते उनके साथ बिठा दें तो वे शांत हो जाते हैं। एटलीस्ट यू विल हैव अ गुड गोइंग क्लास फॉर अ व्हाइल। कम से कम आप क्लास को सक्सेसफुली कंडक्ट करा सकते हैं। तो वो बच्चे जो अक्सर हैबिट रखते हैं ध्यान न देने का, हल्ला कर देते रहने का, बात करते रहने का, या अंडरमाइन करने का टीचिंग के वैल्यू को, अक्सर उनको आप सबसे पहले टारगेट कीजिए, उनको सबसे पहले इंगेज कर दीजिए, एंड दैट्स योर वर्क इज डन। बीइंग एकोमोडेटिव, और जो हायरार्की होती है, अथॉरिटी होती है, उसके लिए ओपन रहिए, उसको बुरा नहीं समझिए, गलत नहीं समझिए। कि आपको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या किसी दूसरे टीचर आपके कलीग्स का बच्चे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको फेवरेट मान रहे हैं, तो उसको बुरा नहीं मानिए। इट्स फाइन, एवरीबडी हैज़ देयर ओन पर्सनैलिटी एंड देयर पोस्ट, एंड दैट्स वाई इट्स नेचुरल, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर that people like according to their taste and thought. So until those things are wrong and unjust,
You have to accommodate them into your attitude and opinion. तो तब तक जब तक कि वो बहुत नुकसान ना पहुंचाए, प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, आपको उन सारे ओपिनियन को आपके अंदर समाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज अ वे ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पाने का ये एक तरीका है, एक रास्ता है। डिफ्रेंशिएटिंग द एक्टिविटीज फ्रॉम रिएक्टिव्स, एक्टिव्स फ्रॉम रिएक्टिव्स। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इसको सही तरीके से समझें तो। कभी कभी क्या होता है, टीचर्स को लगता है कि बच्चे बहुत बात कर रहे हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं क्लास में, वो ब्रिलियंट होते हैं, टीचर जितना पढ़ाने वाले होते हैं उसको ऑलरेडी वो पढ़ के आए रहते हैं, या उनको वो चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं। ज़रूरत ये होता है कि वो जो एक्टिव बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट ब्राइट माइंड्स हैं, उनको आप सही तरीके से रेस्पेक्ट दें। अगर आप उनको भी डांटेंगे तो वे लोग जो ऑलरेडी रिएक्टिव हैं, जो लोग हल्ला करते हैं, उनको मौका देंगे, उनको साथ देंगे, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और वो भी आपको डिसरेस्पेक्ट करेंगे। तो अगर क्लास के पढ़ने वाले और अच्छे बच्चे अगर आपको डिसरेस्पेक्ट करने लगे, तो जो बच्चे ऑलरेडी डिसरेस्पेक्ट करना चाहते हैं या आपको इग्नोर करना चाहते हैं, उनके लिए तो वाहवाही ही है। वो तो उनके पीछे छुपकर और ऐसा करेंगे। तो आपको ये बात स्पष्ट तौर पर अलग करने आना चाहिए कि कौन बच्चा बात कर रहा है, उनके बात करने का तरीका क्या है, वो किन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। अगर वो एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं, इवन इफ दे आर नॉट आउट ऑफ योर सिलेबस एंड आउट ऑफ योर मेन content that you are teaching for that time, you have to give them the scope of discussing those things open in the class. तो हालांकि बच्चे वैसे कोई टॉपिक पे बात कर रहे हों जो पढ़ाई लिखाई का हो, लेकिन वो आपके टॉपिक का ना हो या फिर आपके सिलेबस का ना भी हो, तो बच्चों को मौका देना पड़ेगा कि क्लास में वो डिस्कस कर सकें, ताकि वे रेस्पेक्टेड फील करें, उनको भी लगे कि उनकी भी सोच, इंटेलिजेंस को मौका दिया जाता है। कलेक्टिव एक्शंस एंड टीम वर्क। आप कलीग्स से बात कर सकते हैं, दूसरे टीचर्स से बात कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं और मिलकर बच्चों के अकॉर्डिंग, हर बच्चे के अकॉर्डिंग एक इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम सेट कर सकते हैं। हर बच्चे को एक डिफाइंड टास्क दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जो बच्चे अक्सर हल्ला करते हैं, क्लासरूम हर पीरियड ओवर होने के बाद उनको अपना रफ कॉपी प्रिंसिपल को जाकर दिखाने बोलिए, या अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश के एचओडी को दिखाने बोलिए, या इंग्लिश के किसी दूसरे टीचर को जाकर दिखाने बोलिए, या जिस टीचर का सब्जेक्ट पीरियड फ्री हो उनको जाकर दिखाने। टीचर को अपने तरफ से बच्चे को हैंडल करने के लिए फाइनल डिसीजन लेने दें। जब ज़रूरत पड़े तो टीचर को पर्सनली बुलाकर बात कीजिए और जो सॉल्यूशन आप डायरेक्टली बच्चों को बताना चाहते हैं वो सॉल्यूशन आप टीचर को बताइए, ताकि टीचर क्लासरूम में जाकर या टीचर उन बच्चों से बात कर सके और बच्चों के माइंड में टीचर का एक अच्छा इंप्रेशन बने। इस तरीके से जो हायरार्की है, जो सिस्टम बना रहेगा, वो सही तरीके से फ्लो होगा और उसमें टीचर्स का रोल जो है बच्चों के माइंड में ज़्यादा होगा और बच्चों को ये समझ में आएगा कि अरे प्रिंसिपल भी, वाइस प्रिंसिपल भी टीचर से ही बात करते हैं, मतलब टीचर की बात माननी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे अपार्ट फ्रॉम ओबेइंग द टीचर्स। सो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। लास्ट में चेरी ऑन द टॉप में एक छोटा सा और बात बताना चाहूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, आधे घंटे का वीडियो हो गया है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया भी है। और जॉन डीवे एक बहुत महान प्रैग्मेटिस्ट हुए चाइल्ड साइकोलॉजी के दुनिया में, साइकोलॉजी और फिलोसॉफी की दुनिया में। एजुकेशनल फिलोसॉफी में प्रैग्मेटिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसको हम यहाँ पर समझेंगे। चिल्ड्रन, डीवे कंटेंडेड, did not arrive at school as blank slates upon which teachers might write the lessons of civilization. बच्चे स्कूल में खाली दिमाग नहीं आते हैं,
way, by the time the child entered the classroom, he was already intensely active, and the question of education is the question of taking hold of his activities, of giving them direction. और वो जब क्लासरूम आते हैं तब तक वो बहुत एक्टिव हो गए रहते हैं, वो सोसाइटी, फैमिली, देश और दुनिया, मोबाइल, सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख गए रहते हैं। तो जब क्लास में जब वो आते हैं तो एक बहुत बड़ा काम टीचर का ये हो जाता है कि उनके बाहरी दुनिया से जो एक्टिविटी वो सीख कर क्लास में लेकर आए हैं उसको कंट्रोल कर पाना, फिल्टर कर पाना, उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं करना, बल्कि उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको क्लासरूम में इन्वॉल्व करना, एसिमिलेट करना। When children began their formal education they brought with them 4 basic native impulses। जब बच्चे अपनी एजुकेशन स्कूलिंग शुरू करते हैं तो उनके अंदर 4 बहुत ज़्यादा आवेग होता है, इच्छाएं होती हैं। द इम्पल्स टू कम्युनिकेट, कंस्ट्रक्ट, इंक्वायरी एंड एक्सप्रेस। बच्चे लगातार एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को दूसरों के तक पहुंचाना चाहते हैं, वो नई चीज़ें बनाना चाहते हैं, नई चीज़ों की डिस्कवरी करना चाहते हैं, हर चीज़ का खोज पड़ताल करना चाहते हैं, टीचर के बारे में जानना चाहते हैं, दूसरे बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं, नई बुक्स, नए कॉपीज़, दूसरे के बैग्स में क्या है, हर चीज़ देखना चाहते हैं। वे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो जब हम उनको डांटने, फटकारने, मारने लगते हैं, हर चीज़ के लिए मना करने लगते हैं तो यूजुअली बच्चे इरिटेट होने लगते हैं। एंड दोज थिंग्स लीड टू मेक देम आइदर लाइक और डिसलाइक समबडी। और धीरे धीरे से उनके माइंड में कुछ लोगों के लिए पसंद और कुछ लोगों के लिए नापसंद भरने लगता है। These were the natural resources, the uninvested capital upon the exercise of which depends the active growth of child। और ये नेचुरल होता है, इसी के बेसिस पर अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो बच्चे का ग्रोथ सही होता है। Children also brought their own interest and activities from home, and it was the task of the teacher to make use of this raw material by guiding their activities at school towards valuable results। तो जैसा मैंने बताया कि बच्चे घर से सीखी हुई चीज़ों को भी लेकर आते हैं, तो टीचर्स का ये ज़रूरी काम हो जाता है कि वे बच्चों को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उनकी वो चीज़ों को फिल्टर करें और स्टैंडर्डाइज्ड मेथड में उनको ढालने की कोशिश करें। क्योंकि वो जो कुछ भी चीज़ बाहर सोसाइटी से सीखे हैं और जो कुछ भी स्कूल से सीखेंगे, सभी चीज़ों का एक सही उनके पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्शन दिख सके। वीडियो थोड़ा लंबा है बट मैं पूरा आस बनाए हुए हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने और समझने को मिला होगा, एज अ टीचर और जस्ट एज अ नॉर्मल पर्सन। शेयर योर ओपिनियन, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड let me know what do you think about all this kind of topics। इन सारे टॉपिक्स में जिसको हमने आज डिस्कस किया, आप क्या समझते हैं उसको बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे के वीडियोस बहुत शॉर्ट आएँ, बट टॉपिक ही ऐसा था कि इतना लंबा जाना था ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।